नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। पूरा खेला समझ आ जाएगा आपको कि अगले 5 से 10 साल में देश की राजनीति कहां जाने वाली है। भारत की नियति तय करने वाला ये चुनाव का जो नतीजा निकला है, इसका असर क्या पड़ेगा देश के अगले 5 से 10 सालों में। पूरे के पूरे मामले को एक्सपोज करेंगे, समझेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार देश में अब क्या होने वाला है। सबके जहन में एक सवाल दौड़ रहा है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। और अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है, एनडीए, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुमत प्राप्त है, और अगर एनडीए सरकार में आ जाती है, नीतीश और चंद्रबाबू भी बीजेपी के साथ ही रहते हैं, तो फिर ये गठबंधन वाली सरकार कैसे चलेगी। काफी दिलचस्प है समझना, क्योंकि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। पहले हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव इस तरीके से हो कि देश के लोगों को इंसाफ मिल सके। जो नफरत फैलाने का काम बीजेपी ने किया है, बीजेपी को करारा जवाब मिल सके। लेकिन अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि गठबंधन वाली सरकार को मोदी कैसे चला पाएंगे, क्योंकि ये मोदी अहंकारी मोदी है। इन्हें सिर्फ अपने आप से और केवल अपनी कुर्सी तक से ही मतलब है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब कुर्सी तभी बच पाएगी जब नीतीश और चंद्रबाबू साथ देंगे मोदी का। लेकिन अगर नीतीश चंद्रबाबू साथ नहीं देते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो अलग मामला है। लेकिन आज चर्चा करेंगे जो पॉसिबिलिटी है, यानी एनडीए गठबंधन सरकार बना लेती है, मोदी शपथ ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा। क्या मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे या क्या एनडीए सरकार सुचारू रूप से 5 साल चल पाएगी। बहुत से ऐसे सवाल है जिसको आज समझेंगे, तब्दील से समझेंगे, क्योंकि ये देश की बात है, देश की लोकतंत्र की बात है। तो चलिए, सिचुएशन 1, मान लीजिए कि एनडीए सरकार बन जाती है, नीतीश और चंद्रबाबू, टीडीपी और जेडीयू भी बीजेपी के साथ दे देते हैं, और अभी तो वो है ही, तो एक आइडियल सिचुएशन ना मानकर इसे आप ऑप्शन 1 मान लीजिए। तो क्या गठबंधन वाली सरकार में मिनिस्ट्रीज का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री टीडीपी जेडीयू को दे दी जाती है, किसी को भी दे दी जाती है, यानी बीजेपी के पास नहीं रहती, तो फिर भांडा फूट जाएगा कि आखिर सौदेबाजी किस प्रकार से की जाती है विदेशों से। राफेल वाला मामला भी डिकोड हो जाएगा और बीजेपी का पूरा भांडा आपके सामने आ जाएगा। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री टीडीपी को दे दी जाती है या जेडीयू को दे दी जाती है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा प्राप्त कितना हुआ है, कैसे हुआ है, घूसखोरी कैसे हुई है, भ्रष्टाचारी कैसे हुई है, ये बीजेपी की जनता के सामने आ जाएगी। अगर कृषि मंत्रालय दे दिया जाता है तो एमएसपी की गारंटी तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक वो एमएसपी धरातल पर लागू क्यों नहीं की गई है। ये सवाल आ जाएंगे बीजेपी पर, और बीजेपी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, एमएसपी की गारंटी देने के बावजूद किसानों के साथ धोखा क्यों किया है, इसकी सच्चाई पता चल जाएगी लोगों को। यानी न डिफेंस मिनिस्ट्री, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री, ना ही कृषि मंत्रालय टीडीपी या जेडीयू के हाथ में दिया जा सकता है। इसके बाद जल मंत्रालय, यानी पानी से जुड़ा हुआ जल शक्ति मंत्रालय दे दिया जाता है। किसी को भी आप चिराग मान लीजिए, जेडीयू मान लीजिए, आप टीडीपी मान लीजिए, तो फिर भी भांडा फूट जाएगा आपका। भांडा तो आपका आयुष्मान भारत का भी फूट सकता है, भांडा तो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का भी फूट सकता है। यानी आपने हर मंत्रालय में किसी ना किसी तरीके से घूसखोरी, भ्रष्टाचारी की है, और निकम्मेपन का सबूत जनता के बीच में आ जाएगा, तो सरकार अगली बार तो बनेगी ही नहीं, ये तो निश्चित है। लेकिन इस बार भी वो सरकार टिक पाएगी कि नहीं, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देगा। यानी मोदी जीत भी जाते हैं, यानी एनडीए सरकार सत्ता में आ भी जाती है, तो यहाँ पर बेचैनी खत्म नहीं होगी। हर एक दिन, हर एक रात परेशानी में, टेंशन में गुजरने वाला है। मोदी की सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, और मंत्रालय अब दिया भी क्या जाए। जो पार्टी आ रही है बीजेपी के साथ, वो अब खुलकर अपना मंत्रालय खुद मांगेगी।
और ये कॉम्प्रोमाइज जो शर्त के अनुसार किया जाएगा, वो शर्त अब मोदी नहीं रखेंगे, वो विपक्ष, वो तमाम लोग जो गठबंधन के साथ जुड़ेंगे वो पार्टी रखेगी। यानी टीडीपी और जेडीयू के हाथ में अब बहुत कुछ है, पूरी की पूरी ताकत अब उनके पास है। मालूम तो ऐसा हो रहा है, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है जैसे यही विपक्ष है, लेकिन ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि एनडीए की अगर सरकार बनती है तो विपक्ष का काम ये गठबंधन वाले साथी ही करेंगे। यानी अब कांग्रेस को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब सरकार बन भी जाती है तो मोदी की तकलीफें ही बढ़ेगी। यानी सबसे पहला जो मुसीबत है मोदी के लिए, ऑप्शन 1, अगर सरकार बन जाती है तो मंत्रालय का वितरण किन आधारों पर किया जाएगा और भ्रष्टाचारी, घूसखोरी को, निकम्मेपन को कैसे छुपाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डर मोदी का ये है, मोदी की कुर्सी। हो सकता है कोई ऐसा शर्त रख दे कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए, मंत्रालय में अमित शाह को ना रखा जाए। और आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि ये खबर आई है, ये खबर सुलगी है कि मोदी के प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर बातचीत हो रही और ये शर्त रखी गई है गठबंधन पार्टियों के द्वारा कि मोदी को सत्ता से अगर हटाया जाएगा, सत्ता का कहने का मतलब है प्रधानमंत्री पद से मोदी की कुर्सी को सरकाया जाए, तो बहुत सी पार्टी बीजेपी का एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन ये तो नामुमकिन है। ये तो वही बात हो गई कि बीजेपी या मोदी चाहेंगे कि हम अपना प्रधानमंत्री पद न त्यागे और बजाय इसके आप बीजेपी को हरा दीजिए, एनडीए को हरा दीजिए। अब ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी नहीं है जो गठबंधन को गठबंधन मानते, क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव ने जो रणनीति रची है ना दोस्तों, अपने आप में काबिलिए तारीफ है। जिस रणनीति के तहत चुनावी प्रचार किया गया, कुछ ऐसी सीटों का जिक्र भी करती हूं मैं, कौशाम्बी, मछली शहर, कैराना, ये वो सीटें हैं जहां पर युवाओं पर भरोसा जताया गया जो राजनीतिक परिवेश से आते थे और इन सब ने जीत हासिल की। बहुत सी ऐसी सीट है जहां पर एकदम चौंका देने वाले नतीजे निकले हैं। स्मृति ईरानी की हार को ही आप समझ लीजिए। राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर जीते हैं, वायनाड और रायबरेली, लेकिन जो बम्पर जीत मिली है, मैंडेट मिला है राहुल गांधी को, वो अपने आप में देखने लायक है। लेकिन स्मृति ईरानी के हार से स्मृति का घमंड तो टूट गया, लेकिन मोदी के जहन में सवाल बहुत दौड़ रहे होंगे और पता नहीं ये महीना, ये साल, ये 5 साल, ये आगे आने वाला सफर कैसे कटेगा। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने चुनावी प्रचार में मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये तमाम शब्दावली के साथ खेल कर चुनावी प्रचार में वोटरों को लुभाने का काम किया है, अब यही मोदी जीतने के बाद, या कहूं जो तथाकथित इनकी जीत हुई है, जो वास्तविक आप इसका देखेंगे ये हार ही है। लेकिन उस समय मीटिंग में कह रहे हैं कि ये जीत संविधान की हुई है, संविधान को बचाएंगे, संविधान। ये जिस संविधान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने देश को जागरूक करने का काम किया है, जिस संविधान को बेचने का काम, खत्म करने का काम ये मनुवादी लोग कर रहे थे, आज वही मनुवादी, वही संघी लोग ये कह रहे हैं कि संविधान बचाया जाएगा। अब तो ये नाटक बंद कर दीजिए, अब तो आपको जनता ने करारा जवाब भी दे दिया है। खैर, मुद्दा ये भी है अगला प्रधानमंत्री कौन? क्या अगला प्रधानमंत्री वो होंगे जो दबे स्वर में ही सही बगावत कर देते हैं? बीजेपी के कद्दावर नेता है, बिल्कुल सही पहचाना आप। मैं बात कर रही हूँ नितिन गडकरी की, उन्हीं नितिन गडकरी की जो बहुत से विपक्ष के दिलों पर भी राज करते हैं, बहुत से लोगों के दिल पे राज करते हैं। हालांकि है बीजेपी के, लेकिन इन्होंने अपनी डिसेंसी हमेशा मेंटेन की। एक राजनेता के तौर पर एक जो उनका आचरण होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है, वो बीजेपी और संघी तरीके से नजर नहीं आता। और हो सकता है कि नितिन गडकरी के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए। अब आप बिल्कुल शौक हो गए होंगे कि क्या मोदी बर्दाश्त करेंगे कि उनके सामने नितिन गडकरी कॉम्पिटिटर हो? बर्दाश्त करना पड़ेगा जनाब। अगर सत्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ खोना भी पड़ेगा और कुछ ना कुछ पाना भी पड़ेगा। अब क्या होता है, पूरा का पूरा खेला मैंने आपके सामने रख दिया है। यह गठजोड़ वाली सरकार फ्लॉप होते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है।
क्या होगा? टीडीपी जेडीयू समर्थन देती है तो भी फंसेगी और नहीं देती है तो भी फंसेगी। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।